Hello friends, welcome back to my channel. Today we will start next topic of teaching aptitude evaluation. Evaluation means मूल्यांकन. Teaching are divided into two types, diagnostic teaching and remedial teaching. डायग्नोस्टिक टीचिंग में बच्चों को देखना है कहाँ कमी हो रहा है, क्या चीज़ में सुधार किया जा सकता है, और रेमेडियल टीचिंग में हम लोग रेमेडी प्रोवाइड करेंगे, उसमें कैसे किया जाएगा उसमें सुधार, उसके लिए डायग्नोस्टिक टीचिंग देखते हैं. डायग्नोस्टिक टीचिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द लर्निंग डिफ़िकल्टीज, अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस ऑफ स्टूडेंट. डायग्नोस्टिक मतलब ही होता है कि डायग्नोज करना, जैसे मेडिकल फील्ड में भी बोला जाता है कि डायग्नोज करना, तो उसमें जैसे कि बीमारी को डायग्नोज करना, तो इसमें टीचिंग को, स्टूडेंट की टीचिंग को डायग्नोज करने का बात किया जाता है. डायग्नोस्टिक टीचिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई करता है द लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, कहाँ पर डिफ़िकल्टीज़ हो रहा है बच्चों को, अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेंथ, क्या उस लोग का स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है, क्या कमजोरी है स्टूडेंट्स का. जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग कैसे कर सकते हैं डायग्नोस्टिक टीचिंग का जैसे इंटरव्यू लेके हम लोग पता लगा सकते हैं लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ में क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ है, स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेस क्या है. ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम लोग देख सकते हैं डिफ़िकल्टीज़ क्या आ रहा है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है. टेस्ट लेके हम लोग देख सकते हैं डिफ़िकल्टीज़ क्या है, स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है. रिमीडियल टीचिंग में क्या होता है, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द प्यूपिल्स लर्निंग डिफ़िकल्टीज़. ये एक प्रोसेस है जो बच्चा को दिक्कत हो रहा है उसको हटाने का, जो डिफ़िकल्टीज़ आ रहा है उसको रिमूव करने का. इट इज़ प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शनल करेक्शंस एंड प्रोवाइड सॉल्यूशन. ये इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है करेक्शन के लिए कि क्या क्या हम कर सकते हैं उस सब से ठीक करने के लिए, और प्रोवाइड सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन भी देता है. प्रोवाइड एक्स्ट्रा क्लासेस, पर्सनलाइज गाइडेंस, और जो बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास की ज़रूरत है उसको एक्स्ट्रा क्लास दिया जाता है और पर्सनलाइज गाइडेंस भी दिया जाता है. हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसके रिलेटेड. जैसे सम स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास आर repeatedly not able to do well in mathematics examinations and tests. as a teacher you would, जैसे ये बोल रहा है कि कोई बच्चा लगातार मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से कौन सा ऑप्शन सुटेबल होगा. जैसे गिव मोर टेस्ट फॉर प्रैक्टिस, उन्हें ज़्यादा क्वेश्चन देना चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, या एक्सप्लेन द कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉट डूइंग वेल, या फिर काहे वो लोग नहीं अच्छा कर रहे हैं उसके लिए हम लोग को लोग से पूछना चाहिए, या फिर डायग्नोज द कॉजेज एंड टेक स्टेप्स फॉर रेमिडिएशन, और हम लोग को डायग्नोज करना चाहिए क्यों ऐसे बच्चा के साथ हो रहा है और उसको रेमिडी प्रोवाइड करना चाहिए कि ऐसे करो तो ठीक होगा. ऐसे मेक देम सीट विथ हाई अचीवर्स, क्या फिर या फिर उसको जो क्लास में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसके साथ बैठा दिया जाए. नहीं, इसमें से थर्ड सबसे अच्छा ऑप्शन है. जैसे कि डायग्नोज दी कोजेस, पहले डायग्नोज करना चाहिए कि बच्चा क्यों नहीं पकड़ पा रहा है, और फिर उसको रेमेडी प्रोवाइड करना चाहिए कि तुम कैसे सुधार कर सकते हो. ये सुटेबल इसका आंसर है. और एक चीज़ आप देखिएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको दोनों सिमिलर आंसर लगेगा, लेकिन उसमें से जो परफेक्ट सुटेबल आंसर होगा, जो एकदम एक्यूरेट कर रहा है 90-100% के बीच में, उसको आपको टिक करना है. द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ए डायग्नोस्टिक टेस्ट इज, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें क्या करेंगे. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट का, टू एम्फेसाइज होम ट्यूशंस, टू प्रिपेयर रिपोर्ट कार्ड्स, टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड्स लर्निंग गैप्स, टू डिस्ट्रीब्यूट चिल्ड्रेन इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ ए क्लास, टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड्स लर्निंग गैप्स. इसमें जो थर्ड ऑप्शन है वो सूटेबल है, टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड्स लर्निंग गैप्स. लर्निंग गैप्स को देखने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है. उपचारात्मक विधि का प्रयोग रेमेडियल टीचिंग होता है. इसका मतलब जिन बच्चों के लिए किया जाता है वो कैसे बच्चे होते हैं, सामान्य बच्चे, समस्यात्मक बच्चे, सामान्य तथा समस्यात्मक या प्रतिभाशाली बच्चे. ये रिमेडियल टीचिंग किसको प्रोवाइड किया जाता है, कैसे बच्चों को, समस्यात्मक बच्चे, जिसको दिक्कत हो रहा है, जिसको डिफ़िकल्टी हो रहा है लर्निंग में, उसके लिए हम लोग एक्स्ट्रा क्लास का व्यवस्था करते हैं.
शिक्षण के उपरांत छात्रों की समस्याओं को जानने के लिए छात्रों की लर्निंग डिफ़िकल्टी समस्याओं को जानने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। शिक्षण के उपरांत जब शिक्षा चल ही रहा है, जब पढ़ा ही रहे, तब लर्निंग डिफ़िकल्टी समस्याओं को जानने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। अभी जो थ्योरी देखे उसमें लिखा हुआ था, क्या होता है, डायग्नोस्टिक। हम लोग डायग्नोस्टिक से पता करते हैं कि लर्निंग डिफ़िकल्टीज कहाँ हो रहा है बच्चों का। शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियां का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वो कार्यही डैश की ओर संकेत करते हैं। जैसे शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों क्या कमी है का उसका अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वो कार्यही डैश की ओर संकेत करते हैं। हाँ, तो इसमें देखिए 3 ऑप्शन दिया हुआ है। भिन्न प्रकार की पाठचर्या की आवश्यकता, आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों या उनके ज्ञान की सीमा। इसमें बी ऑप्शन सही है, जैसे आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों। थैंक यू। आप कुछ सजेशन दे सकते हैं अगर देना चाहते हैं, वीडियो में कुछ और चाहिए तो। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड, इवैल्यूएशन। लेट्स सी, इवैल्यूएशन में क्या क्या चीज़ आ जाता है। मेज़रमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन। जो मेज़रमेंट है आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, वो सबसे अंदर होता है, फिर हम लोग के उसके बाहर असेसमेंट, फिर जो लास्ट में होता है वो इवैल्यूएशन होता है। तो मेजरमेंट में क्या आता है, मेजर्स ओनली द क्वांटिटी दैट इज़ नंबर्स। मेज़रमेंट नाम से ही पता चल रहा है, इसमें क्या बस क्वांटिटी को देखा जाता है, नंबर्स को देखा जाता है कि बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है नंबर के हिसाब से। पहले माना जाता था कि अगर 2 बच्चे हैं, पहले माना जाता था कि अगर 2 बच्चे हैं ए और बी, अगर ए को 84 अंक आए हैं और बी को 90 अंक आए हैं, तो ए ज़्यादा ही जो बी है वो ज़्यादा पढ़ने में अच्छा होगा, और उसका कोई भी और अदर एक्टिविटीज़ नहीं देखा जाता था कि वो कैसे क्लास में रहता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कैसा है, और वो किस चीज़ में अच्छा है, वो सबको नहीं देखा जाता था। बस मार्क्स ही एक बेसिस था बच्चों को कौन तेज है, कौन उससे कम तेज है वो बताने के लिए। अंकों के अलावा मापन में किसी अन्य ज़रूरी तत्वों को शामिल नहीं किया जाता है। जैसे हम बोले कोई और अन्य तथ्यों को शामिल नहीं किया जाता था, जैसे बच्चा में कैसा है, बच्चे का क्लास में व्यवहार कैसा है, जैसे बच्चा स्पोर्ट्स में कैसा है, ये सब कुछ नहीं देखा जाता था। ये बच्चा तेज है ये मान लिया जाता था, जो ज़्यादा मार्क्स ला रहा है उसको। केवल अंकों का मापन, अगर केवल अंक से अगर हम लोग मापन करेंगे, अगर मेज़र करेंगे, तो वो हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट को देखना पड़ता है, और नैरो एस्पेक्ट में इसका स्कोप लिमिटेड होता है। जो अंक से बस हम लोग मापन करते हैं तो उसका स्कोप बहुत ही कम होता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट। ये एक बस पार्ट होता है, जो नंबर्स है वो सिर्फ एक पार्ट है इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट का। अब असेसमेंट देख लेते हैं। असेसमेंट देखते हैं। ये असेसमेंट जो होता है वो प्रोसेस ओरिएंटेड होता है। टीचिंग लर्निंग पीरियड के दौरान बच्चों की लर्निंग डिफ़िकल्टीज जानना और उसका सुधार करना। बोथ डायग्नोस्टिक एंड रिमीडियल टीचिंग। असेसमेंट में दोनों ही आ जाता है, डायग्नोस्टिक और रिमीडियल टीचिंग। जो टीचिंग लर्निंग पीरियड होता है तभी हम लोग लर्निंग डिफ़िकल्टीज को जानने के लिए डायग्नोस्टिक करते हैं, और उसको सुधार के लिए हम लोग रेमेडियल टीचिंग जैसे एक्स्ट्रा क्लासेस ये सब प्रोवाइड करते हैं। टू इम्प्रूव लर्निंग, ये भी असेसमेंट का पार्ट है। पढ़ते वक्त हम लोग इम्प्रूव करें बच्चों का लर्निंग को, पढ़ाते वक्त। फीडबैक का हाई स्कोप होता है इसमें। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन और डाटा कलेक्शन फॉर इवैल्यूएशन, और ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और डाटा प्रोवाइड करता है इवैल्यूएशन करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए। इट इज़ कंडक्टेड ड्यूरिंग टीचिंग एंड लर्निंग, और ये टीचिंग एंड लर्निंग के दौरान ही असेसमेंट किया जाता है। इसका जो प्रोसेस है वो फ्लेक्सिबल होता है, चेंजेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम, और लर्निंग कैन बी इनरिच्ड, और इसमें लर्निंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा होने का चांसेस होता है। और ये असेसमेंट को हम लोग फॉर्मेटिव टाइप भी बोलते हैं, क्योंकि जैसे एग्ज़ाम होते रहता है, जैसे सेशनल हो गया, यूनिट टेस्ट हो गया, ये सब होते रहता है, तो उसको फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। और फॉर्मेटिव असेसमेंट में बहुत ज़्यादा
सुधार करने का स्कोप होता है। लर्निंग गैप्स को क्लियर करने का मौका मिलता है और लर्निंग गैप्स में जो कमी है उसको क्लियर करने का भी मौका मिलता है। इसमें टाइप्स ऑफ असेसमेंट देख लेते हैं। एक फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, जैसे हम लोग बताए ड्यूरिंग द क्लास, ये ड्यूरिंग द क्लास ही एग्ज़ाम लेते जाते हैं और बच्चों के परफॉर्मेंस को देखा जाता है। जैसे हर एक 1 मंथ में एक एग्ज़ाम ले लिया गया, बच्चा का असेसमेंट फॉर लर्निंग को देखा गया, ऐसे किया जाता है। ए टाइप ऑफ असेसमेंट दैट रिफर्स टू मॉनिटर द चाइल्ड्स प्रोग्रेस थ्रू द लर्निंग ऑफ एंड टीचिंग प्रोसेस। ये फॉर्मेटिव असेसमेंट में देखा जाता है कि चाइल्ड का प्रोग्रेस कैसे हो रहा है जब लर्निंग और टीचिंग प्रोसेस कराया जा रहा है तभी। टूल्स इसमें क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, जैसे असाइनमेंट दे सकते हैं, उसके मदद से भी हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट के बच्चों को प्रोजेक्ट दे दिया उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। ओरल क्वेश्चन पूछ के भी फॉर्मेटिव असेसमेंट किया जा सकता है। पोर्टफोलियो के द्वारा भी फॉर्मेटिव असेसमेंट किया जा सकता है। रेटिंग स्केल के द्वारा भी फॉर्मेटिव असेसमेंट किया जा सकता है और एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स के थ्रू भी हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट कर सकते हैं। और दूसरा है समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट कब होता है, जैसे समेटिव एग्जामिनेशन होता है एट द एंड ऑफ द कोर्स, एट द एंड में होता है, जब साल ख़त्म होने वाला है तब होता है, या फिर 6 मंथ्स में होता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, इसमें असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है। इसमें स्कोप नहीं रहता है कि उसमें बच्चों का सुधार हो पाए, क्योंकि वो लास्ट स्टेज होता है एग्जामिनेशन का। फिर एक है सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट होता है जब बच्चा खुद से एनालाइज करे, जब बच्चा खुद से एनालाइज करता है कि हमको कहाँ दिक्कत आ रहा है, उसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट। एग्जाम्पल मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट दे के पता चलता है बच्चों को कि हम कहाँ कमज़ोर हैं, कौन से सब्जेक्ट में हम तेज़ हैं, ये सब पता चलता है। क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, ये पता चलता है। पीयर असेसमेंट, ग्रुप में बच्चे एक दूसरे का आकलन करते हैं। पीयर असेसमेंट में ग्रुप में, जैसे हम लोग सारे स्टूडेंट एक दूसरे को देखते हैं पूरे साल भर और पता करते हैं कि कौन सा बच्चा कैसा है। असेसमेंट एज लर्निंग, अपने स्टूडेंट्स के बीच, इसमें असेसमेंट एज लर्निंग होता है। इसमें भी हम लोग सुधार कर सकते हैं, जैसे कि कोई मेरा दोस्त है वो बताएगा तुमको ये चीज़ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, या फिर हम बताएंगे मेरी कोई दोस्त को कि तुमको ये चीज़ पढ़ने की ज़रूरत है। ऐसा होता है पीयर असेसमेंट में। एग्जाम्पल ग्रुप टेस्ट इसमें ले सकते हैं हम लोग, अपना 5 ग्रुप बना के, 2 का ग्रुप बना के, 6 का ग्रुप बना के, ऐसा। इवैल्यूएशन अब देख लेते हैं, लास्ट है ये। इट डिटरमाइंस द एक्सटेंट टू विच ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। जैसे कि इवैल्यूएशन मूल्यांकन किया जाता है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होता है पढ़ाने से पहले कि वो अचीव्ड हुआ कि नहीं, जो हम पढ़ाना चाह रहे थे वो बच्चे समझे कि नहीं, उसको देखने के लिए हम लोग इवैल्यूएशन करते हैं। ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है एंड सबमिटिव होता है, और ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड में होता है, लास्ट में होता है, और सबमिटिव नेचर का होता है। नो फीडबैक, इसमें फीडबैक नहीं दिया जाता है। रैंक, ग्रेड्स, मार्क्स ये सब दिया जाता है। इसमें रैंक दिया जाएगा, ग्रेड्स दिया जाएगा, मार्क्स दिया जाएगा। इवैल्यूएशन में कितना अचीवमेंट हुआ बच्चों को बताता है, ये कितना बच्चों का अचीवमेंट हुआ वो बताया जाता है। जजमेंटल डिवाइड इन टू टाइप्स। इसमें 2 तरह से जजमेंटल प्रोवाइड होता है, जैसे वैल्यू के आधार पे और मार्क्स के आधार पे। एट द एंड ऑफ कोर्स फाइनल एग्ज़ाम होता है, और एंड ऑफ कोर्स में जैसे फाइनल एग्ज़ाम होता है तो इवैल्यूएशन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस। इवैल्यूएशन कैसा होना चाहिए, वो कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होना चाहिए, वो लगातार चलते रहना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। थैंक यू। Hello friends, welcome back to my channel. Today we were going to start a new topic of teaching aptitude, characteristics of a good taste. Let's see. चलिए देखते हैं। ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी मतलब सेम लेबल। रिलायबिलिटी मीन्स रिजल्ट। वैलिडिटी मीन्स मेजर्स करेक्ट थिंग।